अब रेसलिंग की तरफ चले जाते हैं, और रेसलिंग में भी काफी अपडेट्स हैं। मतलब दंगल तो चल ही रहा है वहां पर। 2 दिन हो गए धरने पर बैठे हुए। सरकार ने मध्यस्थता कर ली है बीच के अंदर। अब सरकार ने मध्यस्थता कर ली, इतनी मेरी जानकारी मुझको हासिल हुई है, वो ये है कि रात को मीटिंग हुई है। 10 बजे करीबन मीटिंग शुरू हुई, 2 बजे तक रात को चली है। अनुराग ठाकुर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनके घर पर ये मीटिंग हुई। 6-7 रेसलर्स मौजूद थे जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते रहते हैं। साक्षी मलिक हो गई, बजरंग पुनिया हो गए, विनीश फोगाट हो गई, बबीता फोगाट हो गई। सब मुद्दों पे बात नहीं हो पाई, क्लैरिटी नहीं हो पाई, एक एक आम राय नहीं बन पाई है। इसलिए जो है 8 बजे दोबारा मीटिंग होगी। गतिरोध जो है, जो मेरे को जितनी जानकारी मिल पाई है, वो सिर्फ एक चीज को लेकर है कि WFI के प्रेसिडेंट जो है वो अड़े हुए हैं कि भाई मैं इस्तीफा तो नहीं दूंगा, और ये लोग इस्तीफे से कम कुछ चाहते नहीं हैं। तो इस चीज पे गतिरोध अड़ा हुआ है। और बस इस पे आप थोड़ा सा और मुझे बताइएगा कि गतिरोध का इसका आगे क्या हो सकता है, क्योंकि ये ही एक बॉटलनेक है जो सबसे ज्यादा अड़ा हुआ है। और जितना मुझे पता है इस WFI के बारे में, या फिर जितनी भी फेडरेशन है उनके बारे में, कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन उन पे नहीं रखती है। मतलब वो अ, अधिकार नहीं रखती है। वो उनको फंडिंग करते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि वो उनके बॉस हैं कि उनको जो कहेंगे उनको मानना पड़ेगा। उनका अपना एक स्ट्रक्चर है जिस तरीके से वो चलते हैं। जैसे BCCI ICC से एफिलिएटेड है, ना कि भारत सरकार से। तो उसी तरीके का मामला है, मगर भारत सरकार का रुतबा है जो BCCI में दिखता है, कुछ उसी तरीके का मामला मुझे नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपने उदाहरण लगभग सही दिया है कुणाल। असल में होता यह है कि जितनी भी फेडरेशन है, किसी भी देश की फेडरेशन है, उनको वहां की सरकार की दखलंदाजी उन फेडरेशंस में ना हो, इसके लिए उनकी रिपोर्टिंग जो है वो उनकी जो अंतरराष्ट्रीय संस्था होती है उसके उसके अधीन होती है। यानी जैसा आपने कहा, क्रिकेट की अगर हम क्रिकेट का उदाहरण ले लें, तो आईसीसी जो कि विश्व में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है, क्रिकेट को संचालित करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसको है। वैसे ही चाहे वो आप रेसलिंग की बात कर लें, बैडमिंटन की बात कर लें, वेट लिफ्टिंग की बात कर लें, इनका जो बॉस है वो इनकी वर्ल्ड एसोसिएशन जो है वो है, नंबर 1। नंबर 2, वर्ल्ड एसोसिएशन ओलंपिक चार्टर के अंदर आती है। यानी ये सारे जितने भी खेल हैं जो क्रिकेट से इतर हैं और जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है, वो ओलंपिक चार्टर के तहत आते हैं। उसमें आप बहुत सारी चीजों के लिए करार करते हैं बाकायदा, क्योंकि आप एक नेशन के तौर पर खेलों की जो सबसे बड़ी इवेंट है ओलंपिक्स, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जिन चीजों पर आपको हामी भरनी होती है, उसमें एक बात बहुत साफ तौर पर ये होती है कि आप अपने खेल के जो संगठन हैं, स्पोर्ट्स के जो एसोसिएशंस हैं, उनको आप आजादी देंगे, उनको आप फ्रीडम देंगे, और आप उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अब जो गतिरोध आपने कहा कि लगातार कायम है, उस गतिरोध के कायम होने की वजह भी यही है। सरकार बहुत साफ तौर पर समझाना चाह रही है रेसलर्स को कि ये मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। आप सब हमारे देश के आंखों के तारे हैं, बहुत बड़े स्टार्स हैं, आपने हमारा देश का नाम गर्व से जोड़ा है, पोडियम फिनिश किया है बड़े बड़े इवेंट्स में, जिसमें ओलंपिक भी शामिल है। इसलिए आप ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर, इसको छोड़िए, आप जाइए। हम आपको सुनिश्चित करते हैं कि आपकी शिकायत पर 100% हम जांच करेंगे, और जो भी होगा, दूध का दूध पानी का पानी, जो सही होगा वो हम करेंगे। रेसलर्स ये चाहते हैं कि ये जांच वांच तो बाद में होगी, आप पहले सस्पेंड कर दीजिए, आप पहले हटा दीजिए ब्रिजभूषण शरण सिंह। अब इसमें तीसरा पक्ष जो है वो ऑब्वियसली ब्रिजभूषण शरण सिंह का है, जो लगातार कह रहे हैं कि ये मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं, और अगर एक भी गलती मेरी पाई जाए तो फांसी चढ़ा दो मुझे। तो क्या हुआ है, कुल मिलाजुलाकर हर तरफ से चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं कि मैं इस पर लगातार यही बात कर रहा हूं। और मुझे कल रात में जब अनुराग ठाकुर का बयान मैं सुन रहा था, तो मुझे लगा कि ये अच्छा है, कम से कम अनुराग ठाकुर ने इस मामले को की गंभीरता को समझा, और उसके बाद तत्काल प्रभाव से वो आए, अपने कार्यक्रमों को छोड़कर, और उन्होंने मुलाकातों का दौर शुरू कर दिया है। क्योंकि अब इस पूरे मामले में आप ये समझ लीजिए कि शीशा लेदर हो रही है। अगर हम ओलंपिक्स कह रहे हैं, अगर ओलंपियंस इतने बड़े, मतलब इस तरह से खुल के सामने आके इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं,
तो ये खबर अब कोई सिर्फ दिल्ली की या सिर्फ भारत की या सिर्फ किसी एक स्टेट की खबर नहीं रह गई है। हम्म, अगर हम्म, आप विश्व स्पोर्ट्स जो कहें आप, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में हो, आप हम्म, देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसीज जो होती हैं जिनका काम होता है पूरी दुनिया में खबरों को देना, वहां भी हम्म, ये खबरें हैं अब हम्म, कि भारत में ओलंपियंस ने किस तरह से प्रोटेस्ट हम्म, किया है। तो मुझे लगता हाँ, है न्यूट्रल, बार बार मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, न्यूट्रल लॉजिकल तरीके से इस हम्म, बहस को, इस लड़ाई को समाप्त किया जाना चाहिए। और हम्म, अगर मतलब ये जो खिलाड़ी हम्म, सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगा रहे हैं, ये जो बहुत बड़े नाम है, इन्होंने तो हम्म, देश के लिए बहुत कुछ किया है। हम्म, इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, देश ने भी इनके लिए बहुत कुछ किया है। मेरा हम्म, पक्ष इसमें सिर्फ इतना है कि इनको अगर छोड़ दें, हम्म, अगर कोई एक नया खिलाड़ी भी, एक नई बच्ची 13 साल 14 साल की बच्ची भी जाती है हम्म, किसी भी प्रदेश में, किसी भी कैंप में, हम्म, उसको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, एक हम्म, सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए खेलों की हम्म, तैयारी करने के लिए। हम्म, सुरक्षा देने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सामने कोई वीआईपी हो तभी आप उसको सुरक्षा देंगे। इस देश हम्म, के हर एक खिलाड़ी को एक हेल्दी एनवायरनमेंट, एक सेफ एनवायरनमेंट खेल के लिए देना चाहिए। ये हम्म, इंश्योर करना हम्म, सबसे जरूरी है इस पूरे विवाद के बाद। हम्म। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि भाई ये सारा विवाद एक तरफ, अगर हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिला है और वो जो मेंटल हरासमेंट या सेक्सुअल हरासमेंट की बातें अगर प्रूव हो जाती हैं तो फिर जो है कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और वो बनती भी है। नहीं तो फिर ये विवाद का इशू हो ही जाएगा कि भाई मैंने नियम बनाए थे, इन्होंने फॉलो नहीं करे, ये स्टार्स को परेशानी है, तमाम तरीके की दोनों तरफ से अपने अपने तर्क हैं। अगर सर इसमें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पे मैं दोबारा आना चाहूंगा। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में मेरे को लग रहा है उनके पास दो राह है। एक तो उनका जुरिस्डिक्शन है नहीं, तो वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्या कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अपनी तरफ से एक फंडिंग देती है हर फेडरेशन को। जितना मुझे जानकारी मिली है 70 लाख रुपए करीब रेसलिंग फेडरेशन को दिए जाते हैं। वो अपनी तरफ से वो फंडिंग रोक सकती है, इससे ज्यादा वो और क्या कर सकते हैं। दूसरा, वो एक चीज ये कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह भी एक सांसद हैं और बीजेपी रूलिंग पार्टी के सांसद हैं, अनुराग ठाकुर भी उसी रूलिंग पार्टी से आते हैं, वो भी उसी के सांसद हैं, तो दोनों एक ही पार्टी से और एक ही सरकार से ताल्लुक रखते हैं। तो बैक चैनल नेगोशिएशंस हो, बैक चैनल से बातचीत हो और कुछ मिल बांट के जो है किसी तरीके से एक रास्ता निकाला जाए जिसमें हर पक्ष की कुछ ना कुछ सुन ली जाए। ये किस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ब्रिजभूषण सिंह अड़े हुए हैं कि भाई मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और अगर अगर ये देखा भी जाए तो मतलब सामान्य जो न्याय होता है वो क्या कहता है कि यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। अगर वो गिल्टी प्रूव नहीं हुए हैं तो फिर आप उनको किस बात की सजा दे सकते हो या किस बात से आप एक सांकेतिक सजा भी दे सकते हो। वो एक तरीके से छिछालेदर उनकी हो जाएगी कि अगर उन्होंने पद छोड़ दिया तो। बिल्कुल, देखिए क्या हुआ है इस पूरे मामले में कि अ, शुरुआत से ये कहा गया, कल बल्कि आपने देखा होगा पहलवानों ने एक बड़ी मेच्योरिटी का काम किया कि उनके स्टेज पर जब लेफ्ट के कुछ नेता पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये राजनीति का मंच नहीं है, हम हम्म, अपनी कुछ बहुत ही वैलिड वजहों से इस रास्ते को हमने पकड़ा है और हम्म, हम इसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहते। हम्म, अब ये तो हुई बात कि हम क्या नहीं चाहते, लेकिन अब हुआ हम्म, क्या है आप देख लीजिए। हम्म, ब्रिजभूषण शरण सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस के एक नेता का नाम ले रहे हैं कि साहब ये सब कुछ उनके इशारे पर हो रहा है। हम्म, 2011 में के आसपास जब ब्रिजभूषण शरण सिंह बने थे इस हम्म, फेडरेशन के अध्यक्ष, हम्म, तो उन्हीं नेता के कैंप को हराकर वो बने थे। हम्म, कुल मिलाजुला के बॉटम लाइन ये है कि अनुराग ठाकुर रूलिंग पार्टी के हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह रूलिंग पार्टी के हैं, ये सब तो एक चीज हो गई। हम्म, आप सोच कर देखिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन शुरू की हम्म, और उसके बाद हम्म, अगर इस तरह का डेंट लगता है उनके किसी अपने मंत्री पर, हम्म, क्या वो नहीं चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो? हम्म, ये तस्वीर का एक पहलू है। हम्म, लेकिन आपको हमेशा, जो अभी बात आपने कही कि जब तक हम्म, आरोप साबित ना हो जाए, हम्म, आपको हमेशा दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा। हम्म, आप आप सिर्फ, वरना क्या ट्रेंड सेट होगा। हम्म, आज मान लेते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह ने, दोनों दोनों केस में ले लेते हैं, पहले तो ले लेते हैं कि गलती की है,
तो फिर तो गलती की है। तो 72 घंटे में आपने 72 घंटे का उनको समय दिया है, 72 घंटे में वो अपनी बात रखेंगे। आप उस बात को जांचिए, तफ्तीश कीजिए, अगर लगता है गलत किया है बिल्कुल हटा दीजिए तुरंत। मतलब 1 सेकंड सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं किया है, 1% ये भी चांस है, 99% मान लेते हैं किया है, 1% मान लेते हैं नहीं किया है, तो क्या ट्रेंड सेट हो जाएगा कि खिलाड़ी बहुत आराम से अपनी फेडरेशन के तमाम जो ऑफिस बेयरर्स हैं उन पर ये दबाव बनाने में कामयाब रहेंगे कि देखिए रेसलिंग वालों ने जो किया है वही हम भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस मामले को बहुत बहुत शांत दिमाग से और बहुत ही लॉजिकल वे में आपको सुलझाना चाहिए। इसमें आप खेल मंत्रालय के अधिकारियों की बात सुने, इसमें आप जो ब्यूरोक्रेट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को चला रहे हैं, जो ये फंडिंग और दुनिया भर की चीजों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उनकी बात सुने, और साथ ही साथ दोनों पक्षों की बात सुने। आप फेस वैल्यू पे सिर्फ चले जाएं, या आप इस बात पर चले जाएं कि साहब एक तरफ हमारे खिलाड़ी हैं, एक तरफ हमारा अपना नेता है, इन सब चीजों से जब तक आप ऊपर उठ के इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे, और ये सिर्फ एक फेडरेशन का मामला नहीं है कुणाल, ये जैसे मैंने कहा कि इस वक्त ये पूरी दुनिया में खबर है कि ओलंपियंस भारत के बैठे हुए धरने पे। आपको ये अगर बम फूटा है या अगर ये विवाद शुरू हुआ है, तो आपको इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि आप उस इंस्टीट्यूशन को ठीक करें। आपने बृजभूषण शरण सिंह को हटा दिया तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या रातों रात आपको लगता है कि ये सारी चीजें जो होती हैं, अगर कैंप में इस तरह से कुछ हो रहा था तो वो बंद हो जाएगा? नहीं, आपको और ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। वो नीड ऑफ द आवर जो कहते हैं वो ये है। बाकी मैं किसी कंक्लूजन पर अभी जंप नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने भी 2 दशक से ज्यादा फेडरेशंस को देखा है। फेडरेशंस में क्या क्या गंध मची हुई है वो मुझे पता है, और पिछले 2 दशक में मैंने खिलाड़ियों को भी देखा है, और खिलाड़ी किस तरह से कई बार किसी के इशारे पर कुछ करने बैठ जाते हैं, ये भी देखा है। ठीक है ना? तो इसलिए मुझे और इन सब के बीच स्पॉन्सर्स का खेल भी देखा है। ठीक है ना? किस तरह से स्पॉन्सर्स चाहते हैं कि वो अपनी चला लें। तो ये इन सारी चीजों के बीच मेरा अपना जो मानना है वो यही मानना है, आप बैठें, बातचीत सुने, और किसी भी कंक्लूजन पर जाने से पहले तर्क का सहारा लें। तर्क के बिना इस मामले में आप कुछ भी करेंगे वो न्याय नहीं होगा। सर, आखिरी सवाल आपसे बस ये, जो मुझे लग रहा है कि उसको वो भी एक एंगल हो सकता है, पॉसिबल एंगल, कि क्या ये हरियाणा बनाम यूपी या हरियाणा वर्सेस यूपी का भी फाइट है? क्योंकि जितने भी मतलब ज्यादातर जो आते हैं, जो रेसलर्स आते हैं वो हरियाणा से आते हैं, यूपी से कम आते हैं, मगर हरियाणा एक तरीके से उस पे, उस गेम पे या उसके चलाने के तरीके पे, उसके ऊपर जो है अपना एक अधिकार सा समझ लेता है कि भाई वो एक मतलब वो बैक ऑफ द माइंड रहता है कि भाई अगर रेसलिंग है तो वो हरियाणा वाले देखेंगे, अगर वो हॉकी है तो वो उड़ीसा या पंजाब वाले देखेंगे। इस तरीके की एक माइंडसेट सी बन गई, क्योंकि खिलाड़ी वहां से आते हैं तो अधिकारी भी वहीं से हो, और उसका जो होल्ड है वो भी वहीं के किसी आदमी के पास हो। क्या ये वो फाइट भी? बिल्कुल वो फाइट भी है, बिल्कुल वो। और बृजभूषण शरण सिंह अपनी दलील जो अपने पक्ष में दलील रख रहे हैं उसमें यही सारी बातें तो वो कह रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं कि भाई मैंने बाबा रामदेव के घी के खिलाफ प्रचार किया, मैंने कहा ये बहुत ही खराब घी है। अब वो जो है एकजुट हो गए सारे और मेरे खिलाफ लग गए। तो उनकी दलील में ये पक्ष है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ हरियाणा के ही पहलवानों को दिक्कत हो रही है और कहीं के पहलवानों को दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन इसमें कुणाल, जो मैं बार 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 अब तक कम से कम 10 बार एक चीज कह चुका हूं कि आप लॉजिक पर जाए। मैं कह रहा हूं चलिए ठीक है, सिर्फ क्या क्या अगर ये अगर आरोप साबित हो जाता है, अगर मान लेते हैं कि सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है, तो क्या आप इस वजह से उसको खारिज कर देंगे कि सिर्फ हरियाणा के पहलवान बैठे थे? नहीं करेंगे ना। हरियाणा तो फिर भी एक स्टेट है। मैं तो कह रहा हूं अगर एक घर के 3 पहलवान बैठे, हरियाणा में तो फिर भी बहुत बड़ी जनसंख्या है, एक घर के 3 पहलवान अगर आके बैठते हैं और अगर उनके आरोप सही हैं तो उनको न्याय मिलना चाहिए।
आप इस वजह से मत खारिज कर दीजिए कि अरे ये तो एक स्टेट के लोग हैं, लेकिन फिर उस पक्ष को भी समझिए कि एक ही परिवार के लोग क्यों हैं या एक ही स्टेट के लोग क्यों हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन चीजों में आपको तर्क लगाने पड़ेंगे, इन चीजों में आपको बैठ के पूरी चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या जो बृजभूषण शरण सिंह ने नियमों की बात भी कही है, बोले साहब ये नेशनल्स नहीं खेलना चाहते, चाहते हैं सीधा ओलंपिक खेलें, और अगर ये नेशनल्स नहीं खेलेंगे और नेशनल्स जो खेलेंगे, नेशनल्स में जो जीतेंगे उनको हम क्या करें फिर? मतलब उनको हम अपने घर में बिठाए रखें और ओलंपिक ये खेलेंगे? ये भी वजह है। ओलंपिक के कोटे को लेकर बड़ा विवाद है, जो मैंने बहुत विस्तार से समझाया था कि लगभग सभी खेलों में ऐसा होता है कि देश का कोटा होता है, खिलाड़ी का नहीं होता। तो ये सारे, इसीलिए मैंने कहा कि आप फेस वैल्यू पे ना जाएं कि कोई बहुत दबंग है या कोई बहुत ताकतवर है या कोई बहुत बड़ा स्टार है, ठीक है। आप सिर्फ इस बात पर जाएं कि क्या तर्क है, क्या होना चाहिए, किस चीज से इस पूरे मामले में अब जो भी छीछा इधर होनी थी वो तो हो गई, अब कैसे इस मामले को सुलझाया जाए और कैसे। कल अभिनव बिंद्रा ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे लगता है यही फर्क होता है एक सुलझे हुए एथलीट का और एक इस तरह के मामले में। उन्होंने कहा कि हर एथलीट ये डिजर्व करता है कि उसको आप सेफ एनवायरनमेंट दें। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि बाकी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और बॉटम लाइन यही है, इस पूरे मामले को आप जब निपटाएं तो आप इस देश के हर एक बच्चे को, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, इसमें लड़का लड़की भी नहीं है, इसमें तो सीधी सीधी बात है कि जो बच्चा अपनी आंख में ये सपना लेकर अपने घर से निकलता है कि वो प्रदेश खेलेगा, फिर देश खेलेगा, फिर उसके बाद इंटरनेशनल खेलेगा और ओलंपिक तक अगर वो पहुंच पाया तो अपने देश को एक मेडल दिलाएगा, यही तो आंखों में सपना लेके खिलाड़ी जाते हैं। आप चले जाइए इस देश के अलग अलग राज्यों में, आपने उड़ीसा का जिक्र किया, चले जाइए, आप पंजाब चले जाइए, आप हरियाणा चले जाइए, कहां कहां छोटे छोटे गांवों से बच्चे मेहनत करके निकल रहे हैं, उनके घर वाले अपने पशु बेच देते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए। इतना इतना आसान नहीं होता आप ओलंपियन पैदा करना। उनके संघर्ष देखिए, उनके परिवार के संघर्ष देखिए। यहाँ कोई लग्जरी बहुत, मतलब मुझे लगता है 100 में से शायद 2 ऐसे एथलीट होंगे जिनके पास पीछे से बहुत पैसा होगा या उनके पास पुश्तैनी बहुत पैसा होगा। ये बहुत बहुत हम्बल बैकग्राउंड के किसान परिवार के बच्चे हैं ये सारे। और इन परिवार के बच्चे को, इस तरह के परिवारों के बच्चों को जब भी वो कोई भी खेल खेलने जा रहे हैं, आप उनको एक हेल्दी सेफ एनवायरनमेंट दें। ये उसकी लड़ाई है और इस लड़ाई में जीत आपको तभी मिलेगी, इस लड़ाई में न्याय तभी मिलेगा किसी को भी, अभी दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं मैं, जब आप ये बात ताल ठोक कर साबित कर देंगे कि आपने इस मामले का जो भी नतीजा निकाला या जिस भी नतीजे पर आप पहुंचे, उससे सिर्फ ये समस्या नहीं सॉल्व हुई है कि ये 5, 7 या 10 पहलवानों का जो झगड़ा है बृजभूषण शरण सिंह से, या इसको जिस तरह से भी लीजिए, आपने इससे एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तब तो शायद कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकलेगा। वरना मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता। आप अपने देश के ओलंपियंस को जंतर मंतर में बैठते देखिए, हम उनको पोडियम पे देखना चाहते हैं, हम उनके गले में गोल्ड मेडल देखना चाहते हैं, हम उनको कंबल ओढ़ के हाथ में माइक लेके बयान देने नहीं देखना चाहते। और वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। उन वजहों को समझना चाहिए और साथ ही साथ ये भी समझना चाहिए कि कहीं वो किसी के इशारे पर ये सब कुछ नहीं कर रहे। ये सारी चीजें जब आप आंक लें, इसका आकलन कर लें सही तरीके से, तब आप किसी नतीजे पर पहुंचे, एक लॉजिकल कंक्लूजन होगा इस पूरी लड़ाई का।